2014 में जैसे ही भारत की राजनीति में मोदी की एंट्री हुई, तब से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टी नेपथ्य में चली गई। मोदी को जो हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि मिली है, उसने उनको हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने में काफी मदद दी है और इसी वजह से जो तमाम राजनीतिक क्षेत्रीय दल थे, उनकी राजनीति सिमटती चली गई। कांग्रेस हो या तमाम राज्यों के राजनीतिक दल, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोदी की काट क्या है। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा बुलंद किया और उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए, उससे समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों की बाहें खिल गई। उनको लगने लगा कि हिंदुओं की कमजोर नस है जाति, इसलिए उन्होंने पीडीए उठाया। उसके बाद फिर जाति जनगणना की बात करनी शुरू कर दी। राहुल गांधी की बात करें तो वो अखिलेश यादव से भी ज्यादा मुखर जाति जनगणना को लेकर है। संसद हो, राजनीतिक मंच हो, चौराहा हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी हर वक्त जाति जनगणना की बात करते हैं। वो सीधे चुनौती देते हैं कि जाति जनगणना को कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उनको लगता है कि जाति के जरिए ही कांग्रेस बीजेपी और मोदी को टक्कर दे सकती है। और इसीलिए वो हर क्षेत्रीय चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव, हर में जाति जनगणना का ढोल पीटते नजर आ रहे हैं। ये ढोल सिर्फ खोखला संगीत पैदा नहीं कर रहा, इससे सीटें भी निकली हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, तो कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीती। वहीं बीजेपी जो लगातार 14 और 19 में अच्छा कर रही थी, 2024 में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। और इसीलिए बीजेपी को समझ आ गया कि हिंदुओं को जोड़ने के उनके प्रयास में जाति बड़ा रोड़ा है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, जिसको लेकर तमाम वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा हुई, लेकिन बाबा अपनी बात पर कायम रहे। मोदी ने भी कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हालांकि जिस तरह से ये नारेबाजी हुई, उससे हिंदू एकत्र रहेंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जो बात दिख रही है उससे जरूर कुछ ना कुछ ग्राउंड पे तब्दीली दिखाई देगी। दरअसल बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा कर रहे हैं जाति बंधन तोड़ने की, हिंदुओं की एकता की। और बागेश्वर धाम की यात्रा उनके धाम से शुरू होकर और 4 धाम तक जाएगी और इस यात्रा में लाखों लोग जुट रहे हैं। सड़कें होल्डिंग से पटी पड़ी है, लोग जोश में हैं। बागेश्वर धाम की यात्रा में पैर रखने की जगह नहीं है। आप कहते हैं कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने करना है भारत को अपने मोबाइल सुरक्षित रखना, नहीं तो चोरी होगी। कल काम आएंगे 10 बजे हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे। सामान सुरक्षित करके, भोजन करके, ये बिटिया रोटी लेके आई, बेटा अंदर आ जाओ। हम अभी मीडिया वालों से की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना। बागेश्वर धाम प्रमुख की यात्रा 9 दिन चलेगी। 21 नवंबर से शुरू होकर ये 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी और हर दिन 15 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हमारी यात्रा में आए लाखों लोग और उनका दोष ये बता रहा है कि किस तरह से 2024 में हिंदू जागे हुए हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे कि तुम उन्हें थप्पड़ मारोगे तो वो भाग जाएंगे। अब हिंदुओं को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। हिंदू अहिंसावादी है लेकिन डरपोक नहीं है। उनके हाथ में विचार की ताकत है और हम हिंदुओं को सच्चाई की किताब देना चाहते हैं। अब हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता होगी। हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते हैं, उनका हक देना चाहते हैं। इस यात्रा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जितने मुखर हैं और जितनी तेजी से उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि उनकी इस यात्रा से जमीन पर कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर बदलेगी। और इसी वजह से विरोधी डरे हुए भी हैं। उनको लगता है कि अगर वास्तव में हिंदू जाति पाति से हटकर एकता के रास्ते पर आ गया तो क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाद बाबा इस तरह की यात्रा अन्य राज्यों में भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या बाबा बागेश्वर धाम की ये यात्रा ग्राउंड पर कुछ बदल पाएगी? क्या हिंदुओं को जातीय समूह से हटकर एक सूत्र में पिरा पाएगी? अपना कमेंट करके जरूर बताएं।